नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आप सब लोगों को पता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं सेम नेम के। अब सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स होंगे तो कॉलिंग करेंगे तो कौन सा वाला मेथड होगा, वो डिपेंड करेगा आपके फंक्शन के सिग्नेचर पे जो आपने क्रिएट किया है। तो वी कैन क्रिएट मेथड्स विद सेम नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर्स, जहाँ पे डिफरेंस होता है पैरामीटर्स के अंदर और उनके टाइप के अंदर। अब पाइथन के अंदर थोड़ा सा जो कंसेप्ट है इट इज डिफरेंट। यहाँ पे अगर हम ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो ओवरलोडिंग सपोर्टेड नहीं है। तो उसे करने का तरीका क्या होगा, उसी का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दो कंसेप्ट होते हैं हमारे पास में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल फंक्शन ओवरलोडिंग का मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एक पार्ट को समझाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैल नाम का एक मेथड, एक फंक्शन सॉरी क्रिएट किया है डेफ कैल, जिसके अंदर सिंपली मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया है दैट इज कैल1 कॉल्ड। सिमिलरली मैंने एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट किया है डेफ कैल, और अब यहाँ पे मैंने फिर से स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है कैल2 कॉल्ड। अब नेक्स्ट फिर से मैंने सेम नेम का मेथड क्रिएट किया है, सेम नेम का फंक्शन क्रिएट किया है डेफ कैल, और फिर से एक प्रिंट मैसेज दिया है कैल3 कॉल्ड, और एंड में मैंने सिंपली इस कैल फंक्शन को कॉल करवा लिया है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर हमारे पास में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है, उसकी वर्किंग एग्जीक्यूट करवाई नहीं करवाई दैट इज अ डिफरेंट केस, मैंने एक मेथड बस क्रिएट करके यहाँ पे रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने फिर से अगर सेम नेम का मेथड क्रिएट किया हो, चाहे पैरामीटर्स हैं या नहीं है, पैरामीटर्स सेम है डिफरेंट है दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर आपने यहाँ पे सेम नेम के मेथड्स क्रिएट किए होंगे तो होगा क्या, जो ये हमारा नया मेथड है ये पुराने मेथड को ओवरराइट कर देगा। जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वेरिएबल के अंदर इनिशियल वैल्यू 10 रखी, फिर कैलकुलेशन करवाई तो हमारे पास में नम के अंदर वैल्यू आ गई 20, तो होता क्या है 10 वैल्यू हमारी लॉस हो जाती है और 20 एक नई वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ जाती है। तो 20 ने क्या है, इस 10 को ओवरराइट कर दिया। सेम इज द कंसेप्ट हियर। यहाँ पे पैरामीटर्स चाहे आप यहाँ पे मेंशन करो और इधर वाले में मेंशन नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फंक्शन का जो नेम है वो सेम है तो पुराना वाला मेथड ओवरराइट हो जाएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे जब तीसरा फंक्शन क्रिएट किया है तो यहाँ पे मेरे जो पुराने दोनों फंक्शंस है वो ओवरराइट हो जाएंगे इस नए फंक्शन से। तो यहाँ पे कॉलिंग के केस में जो सबसे हमारा मेथड जो है, जो फंक्शन है वो कॉल होगा, दैट विल बी द थर्ड फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आएगा कैल3 कॉल। अब यहाँ पे मैंने तो इनके सिग्नेचर्स भी सेम रखे हैं और इनके नेम्स भी सेम रखे। तो हो सकता है आप लोग के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया हो कि अगर पैरामीटर्स लगा दूं तो अलग तरीके से वर्किंग करेगा। बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए यहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं है, जीरो पैरामीटर, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर ऐड कर दिया num1 और यहाँ पे दो पैरामीटर ऐड कर दिए num1 num2। तो यहाँ पे अगर मैं कैल फंक्शन को कॉल करूंगी तो हमारे पास में अगर कुछ इस तरीके की कॉलिंग हम लोग लिखते हैं तो एरर आएगी। एरर आएगी, वो कहेगा टू पोजिशनल रिक्वायरमेंट आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। लास्ट जो कैल नाम का फंक्शन हमने क्रिएट किया था वहां पे हमने दो पैरामीटर्स स्पेसिफाई करे हैं और कॉलिंग करते टाइम हमने यहाँ पे एक भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो हमारे पास में एक एरर जनरेट होके आ जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ओवरलोडिंग है वो पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से हम लोग जावा या फिर C++ के अंदर करते हैं। यहाँ पे अगर ओवरलोडिंग करवानी है, चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग हो या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो, उसके लिए अलग तरीके के कंसेप्ट को हमें फॉलो करना होता है। पहले तो ये वाली बात आपको समझ में आई कि अगर सेम नेम के मेथड्स होंगे तो हमारा नया मेथड पुराने वाले को ओवरराइट कर देगा। इस वजह से ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। आई होप इतना बात सबको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास में। Then let's move with the actual program.
नाउ द एक्चुअल एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ओवरलोडिंग सिंपली तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सेम नेम के हम यहाँ पे मल्टीपल मेथड नहीं बना पाएंगे, यानी कि मल्टीपल टाइम्स हम इनिट मेथड को काम में नहीं ले पाएंगे। कंस्ट्रक्टर्स के लिए इनिट मेथड को काम में लेना होता है। यही चीज लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखी थी। तो अगर हमें यहाँ पे किसी भी तरीके की ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट करनी होती है, तो उसके लिए हमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प लेनी होती है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का कंसेप्ट हमने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट के केस में देखा था, जहाँ पे होता क्या है, हम लोग किसी भी तरीके का फंक्शन या मेथड अगर क्रिएट करते हैं, तो वहां पे जितने भी पैरामीटर्स हम लोग बनाते हैं, उन पैरामीटर्स को हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब उस मेथड या उस फंक्शन को कॉल करवाते टाइम अगर यूजर ने कुछ वैल्यू पास की है, तो पुरानी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है जो हमने ओरिजिनली असाइन कर रखी है, वो ओवरराइट हो जाती हैं। और अगर फंक्शन या मेथड को कॉल करवाते टाइम यूजर किसी भी तरीके का कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करता है, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने असाइन करवाई हुई होती हैं, उनको यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो वही कंसेप्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है, चाहे हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें या फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करें। फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने आप लोगों को नॉर्मल फंक्शंस के केस में नहीं बताई थी, लेकिन अगर आप लोगों को इम्प्लीमेंट करनी हो तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो कंसेप्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए इम्प्लीमेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको वहां पे भी फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैं वही पुरानी क्लास ही कंसिडर कर रही हूँ जो हमने पहले के एग्जाम्पल्स में कंसिडर की थी, स्टूडेंट क्लास। क्लास स्टूडेंट एंड कोलन, किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय उसका नाम हमें मेंशन करना होता है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ अ ब्लॉक, तो कोलन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आके मैंने इनिट मेथड काम में लिया है, विच इज अ कंस्ट्रक्टर। किसी भी तरीके के वेरिएबल्स अगर हमें क्रिएट करने होते हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, उसका सबसे पहला हमारा पैरामीटर है सेल्फ। करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये अपने अंदर होल्ड करेगा। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, nm एंड a, और दोनों जो इनिशियल इनका रेफरेंस है दैट इज नन टाइप, यानी कि किसी भी तरीके की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। nm इज इक्वल्स टू नन एंड a इज इक्वल्स टू नन। तो अगर ऑब्जेक्ट जब एग्जिस्टेंस में आएगा, यूजर अगर कोई वैल्यू पास करता है, तो ये नन और नन ओवरराइट हो जाएंगे। और अगर वो किसी भी तरीके की वैल्यू पास नहीं करता है, तो इस नन को यूज करके ही वर्किंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी। दोनों के एग्जाम्पल्स मैंने ऐड किए, आगे प्रोग्राम देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स यूजर पास करेगा या जो इनिशियल वैल्यूज हमने असाइन करवाई हैं, तो उन्हें मैंने सिंपली असाइन करवा दिया है मेरे वेरिएबल्स के अंदर। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू nm एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू a। तो अब यहाँ पे इस स्टूडेंट क्लास के दो वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं, जिनके अंदर वैल्यूज आ रही हैं इस nm और a वेरिएबल की हेल्प से। अब सिमिलरली इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए मैंने डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल किया है, सॉरी क्रिएट किया है, डेफ डिस्प्ले एंड सेल्फ। किसी भी तरीके के मेथड को हमें अगर कॉल करना है, तो यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर कंपलसरी है, क्योंकि इंटरनली ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ पे पास होता है। अब सिमिलरली दो प्रिंट स्टेटमेंट, नेम इज सेल्फ डॉट नेम एंड एज इज सेल्फ डॉट एज। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले के एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोगों ने कंसिडर किया था, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है। तो अब जब पहली बार मैंने इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे होगा क्या, इंटरनली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब किसी भी तरीके के पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे पास नहीं किए, तो इनिशियली इन वेरिएबल्स की वैल्यू जो मैंने असाइन कर रखी है, जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने असाइन कर रखी है, वही इन वेरिएबल के अंदर कंसिडर की जाएगी। तो नेम और एज दोनों नन को रेफर करने लगेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस S1 के साथ में डिस्प्ले मेथड को कॉल करती हूँ, तो यहाँ पे नेम इज नन और एज इज नन हमारे पास में आएगा आउटपुट के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की वैल्यूज को हमने काम में ले रखा है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू लिखी होती nm इज इक्वल्स टू राम कोट्स के अंदर एंड a इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे होता क्या, सेल्फ डॉट नेम में राम असाइन हो जाता और सेल्फ डॉट एज के अंदर 16 असाइन हो जाता। तो उस केस में हमारे पास में नेम इज राम एंड एज इज 16 प्रिंट होता। जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आप असाइन करोगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आउटपुट यहाँ पे आता। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम यूजर ने स्पेसिफिकली कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं, जैसे कि सेकेंड ऑब्जेक्ट के अंदर
S2 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट रीमा कॉमा 16। तो रीमा जाएगा NM नाम के वेरिएबल के अंदर और 16 जाएगा A नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम के अंदर रीमा है और सेल्फ डॉट एज के अंदर है 16। तो अब अगर हम इस S2 ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले मेथड कॉल करते हैं तो नेम इज रीमा और एज इज 16 हमारे पास में आउटपुट के तौर पे आएगा। तो अगर पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों की वर्किंग आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो दो अलग इनिट मेथड क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो यहाँ पे इनिट की डेफिनेशन है उसके अंदर हमें चेंजेस करने होंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बनाने होंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन अ क्लास। आई होप ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है। अब लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि बाय डिफॉल्ट हम लोग जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जितने भी मेथड्स हम लोग क्रिएट करते हैं एक क्लास के अंदर, वो सारे वेरिएबल्स और वो सारे मेथड्स जो हैं पब्लिक होते हैं। पब्लिक का सिंपली मतलब क्या होता है? एक्सेसिबल टू ऑल। तो अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली डिस्प्ले मेथड को कॉल नहीं करवाने के बजाय भी हम यहाँ पे s1.name और s1.age अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनका स्कोप रहता है दैट इज पब्लिक। तो अगर स्पेसिफिकली हमें वेरिएबल्स को प्राइवेट क्रिएट करना हो तो जावा की तरह यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। सिंटेक्स कुछ अलग होता है प्राइवेट वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। तो वही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सी एक क्लास क्रिएट करी है, क्लास बुक। बेसिकली बुक का जो भी टाइटल है और जो भी ऑथर है उसकी इंफॉर्मेशन को ये प्रिंट करने का काम कर रहा है। तो क्लास बुक और उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैंने ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया है, अगर आप चाहो तो वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो डेफ इनिट सेल्फ कॉमा ti कॉमा au। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, जो भी वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर रही हूँ उन्हें मुझे प्राइवेटली डिक्लेयर करना है ताकि कोई भी इजीली उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सके। विद द हेल्प ऑफ अ मेथड ही हम उनमें अलग अलग तरीके के चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली वेरिएबल का नेम एक्सेस करके मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें डबल अंडरस्कोर को काम में लेना है और फिर जो भी वेरिएबल का नाम आप लिखना चाहो वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो कहलाता है पब्लिक, अगर डबल अंडरस्कोर लिखते हैं तो वो कहलाता है प्राइवेट, और अगर सिंगल अंडरस्कोर लिखते हैं तो फिर वो कहलाता है प्रोटेक्टेड वेरिएबल। प्रोटेक्टेड का एग्जांपल हम लोग इनहेरिटेंस वाले पार्ट के अंदर करेंगे, तो अभी उसका स्ट्रेस मत लीजिए। डबल अंडरस्कोर स्टैंड्स फॉर प्राइवेट वेरिएबल, बस इतना अभी हमारा गोल है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी, मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, टाइटल एंड ऑथर। अब ये जो टाइटल है ये प्रीफिक्स्ड है डबल अंडरस्कोर से। तो इसका मतलब ये है कि करंटली जब भी हम जिस भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे उनके अंदर ये दो वेरिएबल तो प्रेजेंट होंगे, सेल्फ डॉट टाइटल, सेल्फ डॉट ऑथर। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अब ये प्राइवेटली एक्सेस है, यानी कि इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमें किसी ना किसी तरीके का मेथड क्रिएट करना ही होगा। डायरेक्टली हम इनके नेम को यूज करके मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, इनफैक्ट इन्हें एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो जो भी वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं उनके अंदर इनिशियल वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पे यूजर हमें कोई ना कोई वैल्यू पास करेगा। तो टी के अंदर जो वैल्यू आएगी उसे मैंने टाइटल के अंदर असाइन करवा दिया है, और AU के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसे मैंने ऑथर के अंदर असाइन करवा दिया है। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये दोनों एक्सेसिबल तो है नहीं, तो इनकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैंने डिस्प्ले नाम का मेथड कॉल किया, डेफ डिस्प्ले एंड सेल्फ। तो प्रिंट टाइटल ऑफ बुक सेल्फ डॉट, अब यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल्स को हमेशा हमें एक्सेस करना है तो डबल अंडरस्कोर ही लिखना होगा। तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर टाइटल एंड प्रिंट ऑथर ऑफ बुक सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ऑथर। अगर यहाँ पे आप डबल अंडरस्कोर स्किप कर देते हो कि टाइटल लिख दूं और ये अज्यूम कर ले तो आएगी आपके पास में एक एरर। तो प्राइवेट मेंबर्स के केस में हमेशा ये डबल अंडरस्कोर आपको काम में लेने ही होंगे। तो सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वेरिएबल्स को क्रिएट किया है, इनिशियल वैल्यू। सेट और गेट मेथड कैसे काम करेंगे ये हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी के लिए कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन और डिस्प्ले के थ्रू प्रिंटिंग।
अब यहाँ पे मैंने B1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बुक टाइप का, जहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, लाइफ ऑफ पाई एंड येन मार्टेल। तो लाइफ ऑफ पाई जाएगा TI के अंदर और येन मार्टेल जाएगा AU के अंदर। तो यहाँ पे टाइटल के अंदर लाइफ ऑफ पाई आ जाएगा एंड ऑथर के अंदर येन मार्टेल आ जाएगा। अब अगर हमें पता लगाना है वैल्यू असाइन हुई है या नहीं हुई है या क्या वैल्यू आई है, तो उसके लिए मैंने B1 का डिस्प्ले मेथड कॉल किया है। तो इंटरनली इसका एड्रेस पास होगा, करंट एड्रेस पर जो टाइटल वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, करंट एड्रेस पर ऑथर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारे पास में विजिबल होगा। तो अगर प्राइवेट वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने हैं तो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट हमें उनके लिए फॉलो करना होता है। अब डायरेक्टली जिस तरीके से हम पहले वाले एग्जांपल्स में वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे, अब हम उन्हें एक्सेस नहीं करवा पाएंगे और यूजुअली हम लोग मेंबर्स को प्राइवेट ही क्रिएट करते हैं। तो यही कंसेप्ट अब आगे के एग्जांपल्स में हम लोग फॉलो करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई? इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट पार्ट। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले कई तरीके के कंसेप्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने होंगे। तो काफी सारा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन आ रहा है अभी करंटली। एग्जाम्पल देखते हैं होता है या नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि वेरिएबल्स जो हैं वो हम कंस्ट्रक्टर्स में क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कंस्ट्रक्टर्स में क्रिएट करते हैं, क्यों बाहर उन्हें क्रिएट नहीं कर रहे, उसका एग्जाम्पल आ रहा है, उसका रीजन यहाँ पे आ रहा है। तो सब लोग ध्यान से सुनना कि क्या रीजन है और किस तरीके से काम करता है। Next example that we have is types of variables and types of methods in a class. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास में 2 कैटेगरीज अवेलेबल होती है। पहला कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल और दूसरा कहलाता है क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। यानी कि अगर मैंने स्टूडेंट क्लास क्रिएट करी है और स्टूडेंट क्लास के साथ मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट करे हैं, नेम और एज, तो वो दोनों इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। अब क्यों इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का अपना नाम होगा और अपना एक एज होगा। सिंपल टर्म्स में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंटली अभी हमारा जो सेशन चल रहा है उसमें 51 स्टूडेंट्स हैं। अब 51 या जितने भी 40 स्टूडेंट्स हैं, 48 है, सबका अपना एक नाम है और सबकी अपनी एक एज है और आप सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है, कोई भी सेम नहीं है, सब लोग एक दूसरे से अलग अलग है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली। सारे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी वर्चुअली नहीं है, सब लोग एक्चुअली में अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं और सबका अपना एक नाम और सबकी अपनी एक एज। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके की क्लास क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और उसके 2 ऑब्जेक्ट्स अगर मैं क्रिएट करती हूँ S1 एंड S2, तो होता क्या है? S1 का अपना एक मेमोरी ब्लॉक बनता है और S2 का अपना एक मेमोरी ब्लॉक बनता है। S1 स्टूडेंट का अपना नाम होगा, अपना एज होगा और S2 का अपना नाम होगा और अपना एज होगा। तो यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे एग्जिस्टेंस में आएंगे उतनी ही कॉपी इन वेरिएबल की क्रिएट होती है। हर एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर नेम और एज होगा। जितने मेमोरी ब्लॉक हम लोग क्रिएट करेंगे 5, 10, 15, 20, हर एक के अंदर नेम और एज वेरिएबल प्रेजेंट होगा क्योंकि ये इंस्टेंस के साथ में काम कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेता है, तो उसके नेम और एज का आप करोगे क्या? जब वो कॉलेज में आया है तो उसके नाम से हमें मतलब है, उसके एज, उसके क्वालिफिकेशन से हमें मतलब है। तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आते हैं सबका अपना एक नेम और सबका अपना एक एज होगा। उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए उनका अपना एक मेथड होगा। तो जितने ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं उतनी ही कॉपीज इन वेरिएबल्स की क्रिएट होती है एंड दिस इज द मेन रीजन इन्हें हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया है। यहाँ पे वर्किंग तभी होगी, रिकॉर्ड एरे के अंदर तभी स्टोर किया जाएगा जब आपने एक्चुअली में एडमिशन लिया है। सिर्फ फॉर्म लेके आके आप चले गए, आपका एडमिशन उस तरीके से नहीं होगा। आप जब सारी चीजें फुलफिल करोगे, सारे क्राइटेरिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे, तब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब आपका रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएंगे तभी ये वेरिएबल्स एग्जिस्टेंस में आने चाहिए। इस वजह से इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल्स कहा जाता है।
और हर एक ऑब्जेक्ट इनकी एक कॉपी अपने अंदर होल्ड करता है। अब मान लीजिए मैंने कुछ चेंजेस किए, S1 ने अपना नाम बदल लिया, ABC से उस अपना नाम XYZ रख लिया। तो अगर मैं S1 का नाम चेंज करती हूँ, तो S2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका अपना एक नेम वेरिएबल अलग है। सिमिलरली S2 के एज में अगर मैं कुछ चेंज कर दूँ तो S1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका अपना एक अलग एज है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं बिकॉज़ दे हैव देयर ओन सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर ओन सेट ऑफ मेथड्स एंड दैट इज़ वेयर सेल्फ वेरिएबल एक्चुअली कम्स इनटू प्लेस। करंटली मेमोरी ब्लॉक जहाँ पे अवेलेबल है उसका नाम चाहिए, उसका एज चाहिए, उसका डिस्प्ले मेथड चाहिए। तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए हम हमेशा सेल्फ वेरिएबल को ही काम में लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन? अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा अलग-अलग कॉपी हमारे पास में वेरिएबल की क्रिएट होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड कर दूँ, नेम और एज के साथ-साथ मान लीजिए मैंने एक और वेरिएबल ऐड कर दिया है, सपोज़ कॉलेज नेम मैंने अगर ऐड कर दिया है। अब कॉलेज नेम जो है, वो ऐसा थोड़ी है कि एक स्टूडेंट के लिए अलग रहेगा और दूसरे स्टूडेंट के लिए अलग रहेगा। वो तो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहता है ना, किसी के लिए भी चेंज थोड़ी होता है। सब लोग अपने रिज़्यूमे के अंदर आरएन इंटरनेशनल कॉलेज या फिर आरएन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ही लिखते हैं, एमडीएस यूनिवर्सिटी ही लिखते हैं, सबके अंदर कॉमन इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगर हमें कुछ इस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है, कुछ इस तरीके का एट्रिब्यूट हमें काम में लेना है जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमनली एग्जिस्ट करे, तो उस टाइप के वेरिएबल्स कहलाते हैं हमारे क्लास वेरिएबल्स या फिर हम उन्हें स्टैटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। अब जैसे कि मैंने कॉलेज का नेम कहा, अब यहाँ पे कॉलेज का नेम इनिशियली सपोज है आरएन इंटरनेशनल कॉलेज, तो S1 का कॉलेज भी वही है और S2 का कॉलेज भी वही है। ये जो वेरिएबल होते हैं, ये अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग क्रिएट नहीं होते हैं। जिस तरीके से नेम और एज हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो कॉलेज नेम वाला हमारा वेरिएबल होगा, वो इन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग क्रिएट नहीं होगा। सिर्फ एक कॉपी सिर्फ एक ही जगह वो वेरिएबल क्रिएट होगा, उसकी वैल्यू क्रिएट होगी और ये सारे ऑब्जेक्ट्स उस सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे होंगे। तो अगर हम क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को काम में लेते हैं, तो इनकी सिर्फ एक कॉपी बनती है, हर ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपी नहीं बनती है, सारे ऑब्जेक्ट्स सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे होते हैं। अब जब सारे ऑब्जेक्ट्स सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे S1 का कॉलेज नेम चेंज कर दिया, आर्यन इंटरनेशनल कॉलेज से आर्यन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अब अगर मैंने चेंज कर दिया, तो मेमोरी लोकेशन इसका भी तो वही है, मेमोरी लोकेशन थर्ड का भी तो वही है। तो अगर एक के अंदर चेंजेस किए हैं, तो बाकी सब में भी उनका इफेक्ट विजिबल होगा। अब यहाँ पे क्लास वेरिएबल्स बनते कहाँ पे हैं? इनिट के बाहर, इनिट के पहले जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वो कहलाते हैं क्लास वेरिएबल्स। इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल को क्रिएट करो। कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं करोगे तो फिर वो क्लास वेरिएबल माना जाएगा और क्लास वेरिएबल क्या होता है? सबके लिए कॉमन वैल्यू होल्ड करता है। तो अगर मैं नेम और एज को इनिट के बाहर क्रिएट कर दूं, तो आप चाहे कितने ही ऑब्जेक्ट बना लो, सबका नाम सेम हो जाएगा, सबका एज सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की वी हैव टू कैटेगरीज, इंस्टेंस एंड क्लास। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करने वाले इंस्टेंस जो हर ऑब्जेक्ट के अपने एक अलग होंगे और जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहता है, वो कहलाता है हमारा क्लास वेरिएबल। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन? पार्ट अब यहाँ पे वेरिएबल्स की कैटेगरीज जो हैं वो तो हमारे पास में दो ही हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेथड्स की, तो मेथड्स के अंदर हमारे पास में तीन कैटेगरीज अवेलेबल हैं। सबसे पहली कैटेगरी कहलाती है हमारी इंस्टेंस मेथड्स, देन वी हैव क्लास मेथड्स और थर्ड हमारे पास में है स्टैटिक मेथड्स। अब एक-एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। जभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यानी कि हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, तो उन इंस्टेंस वेरिएबल्स पे अलग-अलग तरीके की वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेथड्स हम लोग क्रिएट करते हैं,
वो मेथड्स कहलाते हैं इंस्टेंस मेथड, द मेथड्स विच एक्ट अपॉन द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास। तो अगर नेम और एज पे किसी भी तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कोई भी मेथड क्रिएट किया है, तो वो सारे मेथड्स इंस्टेंस मेथड्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ डिस्प्ले मेथड का एग्जांपल देखा है। सिमिलरली एक्सेप्ट मेथड भी हो सकता है और सिमिलरली एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड भी हो सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब आपको पता ही है। किसी भी तरीके के वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना होता है या रीड करना होता है, तो उसके लिए हम एक्सेसर मेथड्स को क्रिएट करते हैं। जनरली एक्सेसर मेथड्स को राइट करने का जो कन्वेंशन होता है, दैट इज कि हमें इन्हें गेट से प्रीफिक्स करना होता है। अगर आप चाहो तो इसे कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा ही करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे ये जो मेथड्स है ये गेट से प्रीफिक्स्ड होते हैं, इसी वजह से इन्हें गेटर मेथड्स भी कहा जाता है। तो एक्सेसर मेथड इज अ टाइप ऑफ अ इंस्टेंस मेथड। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास में है म्यूटेटर मेथड। जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स है उनके अंदर कुछ वैल्यू हमें असाइन करनी है या ऑलरेडी वैल्यू असाइन है और हमें उनमें किसी तरीके के मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए हम म्यूटेटर मेथड्स को काम में लेते हैं। जनरली इन्हें लिखने का जो तरीका होता है, हम प्रीफिक्स करते हैं सेट वर्ड से। अगेन इट्स अ कन्वेंशन, ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस सेट इन मेथड्स को सेटर मेथड्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम एक्सेप्ट, डिस्प्ले, कैलकुलेशन, टोटल किसी भी तरीके के मेथड्स क्रिएट करें विच आर वर्किंग ऑन इंस्टेंस वेरिएबल, वो सारे मेथड्स इंस्टेंस के अंदर ही फॉल करते हैं। लेकिन कैटेगरीज यहाँ पे दो ही मेजरली कंसिडर की हैं, एक्सेसर और म्यूटेटर। बाकी आप जो भी क्रिएट करोगे वो भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, लेकिन एज सच उन्हें कोई नेम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर दिया गया है। तो पहली कैटेगरी सबको क्लियर है, टाइप्स ऑफ मेथड्स। ऑल राइट, मूविंग ऑन विद द सेकंड कैटेगरी दैट वी हैव क्लास मेथड्स। अब आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, जो भी क्लास वेरिएबल्स हम लोगों ने क्रिएट किए होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कॉलेज नेम, ठीक है, सबके लिए कॉमन रहता है। तो अगर मुझे किसी भी तरीके के क्लास वेरिएबल पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है, उस उसकी नई वैल्यू को असाइन करना है या फिर मुझे उसकी वैल्यू को रीड करना है, एक्सेस करना है, तो चाहे हम गेट मेथड लिखे या फिर हम सेट मेथड लिखे या फिर हम डिस्प्ले या कुछ और तरीके का मेथड लिखे, जितने भी मेथड्स क्लास वेरिएबल पर काम करते हैं वो कहलाते हैं क्लास मेथड्स। अब यहाँ पे क्लास मेथड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मेथड तो मेथड ही है ना, डेफ से ही स्टार्ट होगा। अब मैंने एक लिख दिया है गेट नेम और एक लिख दिया है गेट कॉलेज नेम, क्या डिफरेंस है? दोनों गेट से ही प्रीफिक्स है, दोनों डेफ से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो यहाँ पे जितने भी हमारे क्लास मेथड्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है एट द रेट क्लास मेथड से। जब भी हम क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए या मॉडिफिकेशन करने के लिए मेथड्स क्रिएट करेंगे, तो उस मेथड से जस्ट पहले हमें एक लाइन लिखनी होगी, दैट इज एट द रेट क्लास मेथड। इसका मतलब क्या है? हम क्लास वेरिएबल को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ इस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी होती है। एक्चुअली में प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं ये आगे एग्जाम्पल आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन इसका। अभी के लिए सिर्फ बेसिक डिस्क्रिप्शन। लास्ट जो हमारे पास में कैटेगरी है दैट इज स्टैटिक मेथड्स।